हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीके जी। इसी सेगमेंट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम हमारा अगले सेक्शन पे आते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग। अब देखो रस्सी की टेंशन क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रस्सी में टेंशन हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास ये वायर है ना, अब ये ढीला है ना, देखो ये एकदम ढीला है। मैं इसको अगर ऐसे खींचूं, स्ट्रेट कर दिया, अब और खींचूं तो आपको लगेगा कि आप जब खींच रहे हो तो आपके हाथ ऐसे दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि रस्सी आपके खींचने वाले फोर्स को अपोज कर रही है। मतलब इसमें जो स्ट्रेट हुई ना रस्सी, तो इसमें एक फोर्स डेवलप हो रहा है इनबिल्ट इसके अंदर, वो इस रस्सी को खींचने से रुक रहा है, मतलब और ज्यादा एक्सटेंड नहीं होने देगा। हमने केवल ये सीधा किया, ध्यान रखना लंबाई चेंज नहीं की इस दौरान, लंबाई तो फिक्स है। अब अगर ये और खिंचती तो लंबाई चेंज होती, लेकिन रस्सी और तो नहीं खींच रही है ना। इसका मतलब इसकी लंबाई जो हम खींच के लंबा करना चाह रहे हैं उससे कोई ना कोई इसको रोक रहा है। हम तो इसको खींचना चाह रहे हैं, कौन रोक रहा है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो देखो जब एक लाइट स्ट्रिंग मतलब मासलेस है ना, मतलब मास उसका बहुत ही कम होना चाहिए। लाइट स्ट्रिंग का मतलब होता है ऑलमोस्ट मासलेस की बात कर रहे हैं। मास वाली स्ट्रिंग में क्या होगा वो भी हम समझेंगे, फिलहाल हम आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं जो मासलेस होती है। इट इज स्ट्रेस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब आप उसको खींचते हो देन एन इंटरनल फोर्स गेट्स डेवलप्ड इन स्ट्रिंग, तो एक इंटरनल फोर्स उसमें डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड टेंशन। तो उस इंटरनल फोर्स को ही हम टेंशन बोलते हैं। चलो समझ में आ गया कि किसको टेंशन बोलते हैं, लेकिन डेवलप क्यों होता है फोर्स? देखो इसका रीजन होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अब आपने इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ये तो पढ़ा होगा कि जब सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक सब्सटेंस को बनाते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे इस टेंशन के लिए। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक रस्सी बनाई, इसको मैं दोनों एंड पे फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, है ना। तो जब मैं इसको खींच रहा हूं तो रस्सी के दोनों एंड्स दूर जाना चाहेंगे। तो सपोज ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो दूर जाना चाहेंगे, तो जो इस मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर जाने से रोकेगा। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, यहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इन दोनों मॉलिक्यूल को सेपरेट होने से रोकेगा, है ना। वैसे ही इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इन दोनों को सेपरेट होने से रोकेगा, है ना। तो इसका मतलब अब ऐसे दो तीन मॉलिक्यूल थोड़ी है, ऐसे तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, समझाने के लिए मैंने कम बनाए। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो इस एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो इसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से क्या डेवलप होता है? टेंशन, है ना। इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? टेंशन। और ये थ्रू आउट द स्ट्रिंग डेवलप होता है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग में डेवलप हो जाएगा। तो देखो टेंशन को हम क्या लिख देंगे? टेंशन का वैल्यू कितनी होती है फिर? जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही टेंशन आएगा। देखो इस मॉलिक्यूल को देखना, ये मॉलिक्यूल तो रेस्ट पे है ना, इसका मतलब टेंशन किसके इक्वल है? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। तो टेंशन इक्वल्स टू एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स। तो ये हो जाएगा टेंशन की वैल्यू एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स के जितना। सपोज ये फोर्स अगर 10 न्यूटन होता, है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो रस्सी को खींचने के लिए दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर आप एक तरफ फोर्स लगाओ, एक तरफ फोर्स लगाओ तो रस्सी उसी डायरेक्शन में आगे चली जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर इस केस में टेंशन कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन, है ना। और ये पूरी स्ट्रिंग में आएगा इन थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ये जो टेंशन है ये पूरी रस्सी में आएगा, ठीक है। ये टेंशन पूरी की पूरी रस्सी में यहां पे डेवलप हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग। समझ में आया क्या होता है? बच्चों अब आपको यहां पे बताना है टेंशन इन स्ट्रिंग। यहां पे आपको कुछ सिस्टम दिए हुए हैं, सभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, और आपको बताना है कि रस्सियों में टेंशन कितना होगा। तो देखो पहले वाले केस में, अच्छा इस केस में रस्सियों को आपको आइडियल मानना है। रस्सियों का मास अगर ना दिया जाए तो रस्सियों को मासलेस मानना है, ठीक है। तो इस केस में देखो पहले वाली रस्सी में जो टेंशन आएगा वो किसको बैलेंस करने के लिए आएगा?
इस ब्लॉक के mg को। सोचो ये ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो किसने रेस्ट में रखा, mg को किसी ने तो कैंसिल किया होगा। कौन कैंसिल करेगा, रस्सी से बंधा हुआ है ना ऑब्जेक्ट। मैं किसी ऑब्जेक्ट को जैसे मान लो रस्सी से मैं से बांध दूं तो इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा, वो रस्सी तो बैलेंस करेगी ना। तो इस केस में टेंशन किसको बैलेंस करेगा बेटा, टेंशन बैलेंसेस mg, इसका मतलब T इक्वल्स टू mg, है ना। फिर दूसरे केस में देखो यहां पे इसको मान लेते हैं T2 और इसको मान लेते हैं T1, है ना। अब देखो मैंने मान लिया इस रस्सी में T2 टेंशन है और इस रस्सी में T1 टेंशन है। अब हमें पता है कि टेंशन रस्सी के हर एंड पे लगता है। ध्यान रखना टेंशन थ्रू आउट द लेंथ डेवलप होता है ना, बताया था मैंने, और हर एंड पे अंदर की तरफ लगता है। जैसे नीचे वाले एंड पे ऊपर की तरफ और ऊपर वाले एंड पे नीचे की तरफ, मतलब टेंशन रस्सी में अंदर की तरफ डेवलप होता है, क्योंकि हम रस्सी को बाहर की तरफ खींच रहे हैं ना ऐसे, तो टेंशन अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे B अगर रेस्ट पे है तो देखो B का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, मास ऑफ B इंटू जी, मतलब कि 30 न्यूटन, ये तो नीचे लग रहा है। कौन बैलेंस करेगा इसको, T2, तो T2 कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। फिर A के लिए देखना, A के लिए T2 भी नीचे लग रहा है और इसका खुद का वेट तो लगेगा ना। इन दोनों को कौन बैलेंस करेगा, देखो खुद के वेट तो लगते ही है ना, मास ऑफ A इंटू जी, इधर मास ऑफ B इंटू जी, तो ये mg इसको बैलेंस करेगा, ये mag इसको बैलेंस करेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, T1 इज मास ऑफ A इंटू जी प्लस T2। मास ऑफ A क्या हो जाएगा इस केस में 1 यानी कि 10 प्लस T2 40 न्यूटन। तो देखो ऐसे मत सोचना कि पहली वाली रस्सी से 1 किलो का ऑब्जेक्ट बंधा है तो उस पर टेंशन कम आएगा, नहीं, 1 किलो तो ये है लेकिन ये 3 किलो का लोड भी तो उसी पे आएगा। भाई नीचे वाली रस्सी पे खाली 1 लोड है, ऊपर वाली रस्सी पे तो 2 लोड है ना पूरे, 1 किलो भी उसी से लटका हुआ है देखा जाए तो, और 3 किलो भी अल्टीमेटली लटका तो इसी पे है ना। अगर मैं इसको काटूं तो दोनों ही नीचे गिरेंगे, जबकि नीचे वाली रस्सी को काटूं तो खाली 1 ब्लॉक नीचे गिरेगा। मतलब नीचे वाली रस्सी ने 1 ब्लॉक को हैंडल किया है, ऊपर वाली रस्सी ने 2 ब्लॉक हैंडल करे हुए ना। तो T1 जो है वो दोनों के वेट के बराबर। सोचो अगर 3 ब्लॉक होते तो ऊपर वाली रस्सी पे तीनों का वेट आता, नीचे वाली रस्सी पे 2 का वेट आता और सबसे नीचे वाली पे 1 का वेट आता बस, है ना। इस तरह से, तो इस तरह से आपको टेंशन फाइंड करना है। ओके बच्चों, अगर आपको हेवी स्ट्रिंग, रॉड या चेन दी जाए, है ना, मतलब अभी तक हमने स्ट्रिंग को मासलेस माना है, लेकिन अगर स्ट्रिंग बोल दे कि उसका भी मास है, और प्रैक्टिकली तो होता ही है ना भाई, हम जानते हैं कि छोटे से इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, तो हम स्ट्रिंग को मासलेस कैसे बोल सकते हैं। तो अभी तक हमने स्ट्रिंग को मासलेस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में माना। सोचो अगर ऑब्जेक्ट 10 किलो का है, रस्सी मान लो केवल 50 ग्राम की, तो 10 किलो के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 50 ग्राम की रस्सी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, लेकिन प्रैक्टिकली 50 ग्राम भी तो होते ही है ना। तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि जब रस्सी हेवी स्ट्रिंग हो, चेन हो या कोई रॉड हो, चेन, जंजीर, रॉड, इन सब में अगर आपको टेंशन किसी पॉइंट पे पूछा जाए तो देखो कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है। क्या करना है, जिस पॉइंट पे टेंशन पूछा जाए वहीं से आप उसको कट कर दो और दोनों हिस्सों को मासलेस रस्सी से जोड़ दो, और जो उस मासलेस रस्सी का टेंशन है वही अपना आंसर है। जैसे मान लो मुझे यहाँ एक यूनिफॉर्म चेन दी हुई जिसका मास एम लेंथ एल है, मुझे इसमें x डिस्टेंस पे टेंशन बताना है। इस एंड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, मतलब एक चेन को मैं जमीन पे रख के यूं खींच रहा हूँ, तो इस चेन में जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया उससे x डिस्टेंस दूर कितना टेंशन आएगा आपको ये बताना है। और ये मासलेस नहीं है, इसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है, मास अपन कैपिटल M मान लेते हैं। तो अब इस केस में आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग इस केस में टेंशन जब आपको फाइंड करना है तो आप लोग इस स्टेप को फॉलो करो। देखो मुझे जहां पे टेंशन बताना है वहीं से मैं चेन को काटूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहीं से मैं चेन को काट रहा हूं, है ना, और दूसरे हिस्से को मैं इधर थोड़ा पीछे बना देता हूं, है ना, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, इन दोनों हिस्सों को एक मासलेस रस्सी से जोड़ देता हूं।
अब इस केस में यहां देखो ये मास कितना आएगा m1, ये मास मान लिया m2, इस रस्सी का टेंशन मैंने मान लिया t, इस रस्सी की लेंथ इस हिस्से की लेंथ कितनी है x, तो इधर कितना बचा l माइनस एक्स। ओके, अब देखो ये फोर्स पूरी चेन पे लगा, क्या पूरी चेन पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स है इसके अलावा? नहीं है ना, इस x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है ना, तो F फोर्स इस चेन को आगे चलाने का काम करेगा, मतलब इसकी वजह से पूरी की पूरी चेन को एक्सेलरेशन मिलेगा। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ चेन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एफ नेट डिवाइड बाय एम नेट। एफ नेट क्या है? एफ, और नेट मास क्या है? एम। ये तो एक्सेलरेशन आ गया। अब जब चेन आगे जा रही है तो उसके दोनों हिस्से ही तो आगे जा रहे हैं, दोनों हिस्से को एक्सेलरेशन मिल रहा है ना। तो ये देखो पीछे वाले हिस्से को एक्सेलरेशन किसने दिया? इस टेंशन ने तो दिया होगा। इसका मतलब T प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू M2, है ना। तो M2 के लिए फॉर M2 F नेट इक्वल्स टू M इंटू ए, तो F नेट की जगह क्या आ जाएगा? T इज M2 इंटू ए। अब M2 कैसे निकालोगे? देखो यूनिट लेंथ का मास कैसे निकालोगे? यूनिटरी मेथड से। L लेंथ का मास अगर M है तो यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा? M बाई L। तो L माइनस एक्स लेंथ का मास कैसे निकालोगे? यूनिटरी मेथड काम में लिया ना। अरे यूनिटरी मेथड नहीं पता आपको? देखो मैं लिखता हूं, इफ L लेंथ हैज मास M, देन वन लेंथ का मास कितना होगा इससे? M बाई L। तो L माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा? M बाई L इंटू L माइनस एक्स। बचपन में से क्वेश्चन किए होंगे ना मैथ्स में, अगर मान लो 10 आम 20 रुपए के, तो एक आम कितने का हुआ? 2 रुपए का। तो 20 आम कितने के होंगे? 2 इंटू 20 कर दो। वही तो तर्क किया मैंने, बिल्कुल बेसिक तरीका। हालांकि आम इतने सस्ते नहीं होते, पर ठीक है समझ जाओ, है ना। तो देखो M बाई एल इंटू एक्स, है ना, ये हो जाएगा M2, और एक्सेलरेशन क्या है? F बाई M से M कट जाएगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा बेटा? F1 माइनस एक्स बाई एल, है ना, आ गया। तो इससे आपको पता चल रहा है कि टेंशन जो है वो x के साथ डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर आप इस वाले एंड पे टेंशन निकालोगे तो x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो फिर तो टेंशन पूरा फोर्स के बराबर ही है। तो इस वाले एंड पे तो फोर्स खुद ही टेंशन क्रिएट कर रहा है। सबसे पीछे वाला एंड पे निकालना हो तो x की वैल्यू l पुट कर दो तो टेंशन 0 आ जाएगा, है ना। तो यहां से आपको पता चलेगा टेंशन राइट एंड पे कितना हो जाएगा? F1 माइनस 0 बाई एल, मतलब कि F के इक्वल। लेफ्ट एंड पे अगर आपको टेंशन निकालना है तो F माइनस एल बाई एल 0, लेफ्ट एंड पे थोड़ी टेंशन आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये तो कंसेप्ट ध्यान रखना, जिस पॉइंट से आपको टेंशन बताना है वहीं से ऑब्जेक्ट को कट कर दो, तो उससे फिर क्या होगा? 2 पार्ट में सिस्टम डिवाइड हो जाएगा, और जैसे अपन पुराने क्वेश्चंस करते हैं वैसे करना है। ओके बच्चों, अब आपको इसमें बताना है, अगले क्वेश्चन में एक 2 किलो की रस्सी है 50 सेंटीमीटर लेंथ की, उससे 10 किलो का ऑब्जेक्ट अपन ने बांध दिया। आपको ऊपर वाले एंड से 20 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट गिवन है ए, ऊपर वाले एंड से 20 सेंटीमीटर नीचे 20 सेंटीमीटर बिलो, उस पॉइंट पे टेंशन बताना है ना। और देखो रस्सी का मास दिया ना 2 किलो, मतलब अच्छा खासा मास है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो देखो इसमें टेंशन बताने के लिए रूल तो बेसिक अपने पास है ही सही, जहां पे टेंशन बताना है वहीं से रस्सी को काट दो, है ना। तो दोनों हिस्सों को मासलेस रस्सी से जोड़ दो, है ना। तो अब इस केस में ये अपने पास दोनों हिस्से तो ये थे ना, एक थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं मैं ताकि आपको फील हो जाए कि रस्सी के 2 हिस्से ये हैं, है ना, और उसको अपन ने फिर एक मासलेस रस्सी से जोड़ दिया। अब देखो
ये मास में ऐसा करता हूं m1 मान लेता हूं, तो देखो जो ऊपर ये जो रस्सी बंधी है ना, इसको टोटल टेंशन कितना आना चाहिए इस पूरे के वेट को बैलेंस करने के लिए? तो देखो m1g प्लस mg, ये पूरा वेट इस पूरे को बैलेंस रखना है तो कौन रखेगा? इस रस्सी का टेंशन ही तो रखेगा, है ना। तो देखो टेंशन किसको बैलेंस रखेगा? m1g प्लस mg। m1 कैसे निकालोगे? यूनिट लेंथ का मास, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था चेन वाले में। m टोटल लेंथ l का मास है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा? m बाई एल। फिर ये लेंथ कितनी बचेगी? ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर लेंथ है ना, इसको तुम x मान लो, तो ये बचेगा l माइनस एक्स। इसको अगर x मान लोगे तो ये हो जाएगा l माइनस एक्स जी, है ना। और ये m किसका है बेटा? स्ट्रिंग का है। और ये किसका? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g। तो देखो स्ट्रिंग का मास कितना है? 2, लेंथ कितनी है? 0.5। मीटर में लिखना है, किलोमीटर सेंटीमीटर मत लिख देना। 0.5 माइनस 0.2, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 10 इंटू जी। कितना हो जाएगा बेटा? 3/5 2 6/5 1.2 प्लस 10 इंटू 10, तो 11.2 इंटू 10 112 न्यूटन, है ना। मतलब इस पॉइंट को, सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना वेट इस पॉइंट के नीचे ना, वो सारा इसको बैलेंस करना है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ पॉइंट लोगे उतना ज्यादा टेंशन आएगा। नीचे वाले पॉइंट को देखो तो उसको खाली ब्लॉक बैलेंस करना है, ऊपर वाले पॉइंट को देखें तो उसे ब्लॉक और पूरी रस्सी बैलेंस करनी है। मिडिल पॉइंट को देखते तो मिडिल पॉइंट को ब्लॉक और आधी रस्सी बैलेंस करनी है। तो जैसे जैसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाओगे उतना ज्यादा फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाले पॉइंट को उतना ही ज्यादा टेंशन मिलेगा, है ना। तो देखो हमने केवल क्या किया, उस पॉइंट के नीचे जितना वेट है वो निकाल लिया। m1 मैंने इस हिस्से का मास मान लिया। मास निकालने का यूनिटरी मेथड, टोटल वेट निकाल के बस सॉल्व किया इसको। ओके बच्चों, दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है रस्सी का टेंशन। अब देखो रस्सी कैसे, एक रस्सी को इस तरह से एक पुल्ली से अटैच कर दिया, पुल्ली से एक और रस्सी बांध के एक ब्लॉक अटैच कर दिया, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। आपको केवल बताना है टेंशन इन स्ट्रिंग। तो देखो बच्चों इस केस में अगर सब कुछ रेस्ट में है तो सब पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0, है ना। तो देखो हम 1 बाई 1 सबका एफबीडी बनाएंगे इस केस में, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि सबसे नीचे वाली रस्सी का टेंशन कितना है? T1। मैंने मान लिया इस रस्सी का टेंशन T1, और टेंशन तो दोनों एंड्स पे लगता है ना, लगा दो। ऊपर वाली रस्सी का टेंशन मान लेता हूं T2, तो देखो T2 तो हर तरफ लगेगा ना, ये पूरी एक ही रस्सी है ना। ध्यान रखना एक रस्सी चाहे ऐसे घुमा के बांधे ना तो भी उसमें थ्रू आउट टेंशन सेम आता है। बोला था ना रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन डेवलप होता है, तो एक रस्सी में टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा। लेकिन यहाँ दो रस्सियां, ये रस्सी अलग है, ये एक रस्सी और ये दूसरी रस्सी, तो एक रस्सी का टेंशन थ्रू आउट सेम मानना है। मैंने पहली रस्सी का T1 मान लिया थ्रू आउट और दूसरी रस्सी का थ्रू आउट T2 मान लिया। अब देखो इस केस में अपन निकालना चाहते हैं टेंशन T1 T2 की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सॉल्व करता हूं। ऑब्जेक्ट पे देखो कौन सा फोर्स नीचे लग रहा है, देखो इसका वेट mg भी तो लग रहा है। अच्छा पुली भी मास वाली है ना, तो इसका भी वेट लेना है। तो देखो ब्लॉक के लिए mg नीचे और T1 ऊपर, तो T1 किसको बैलेंस करेगा? mg को। इसका मतलब T1 इक्वल्स टू mg आ गया। T1 नहीं तो mg को बैलेंस क्या होगा? T1 mg एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा। अगर mg ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा ना फिर देखो पुली के लिए, अब पुली का एफबीडी बनाओ, है ना। तो देखो पुली के केस में क्या होगा, टेंशन जो है वो कौन सा लग रहा है ऊपर की ओर? T2।
नीचे की ओर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है इसका वेट, है ना, एक तो लग रहा है T1 और एक लग रहा है इसका वेट। अब देखो पुली रेस्ट पे है ना, पुली एट रेस्ट, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है बच्चों, 0। इसका मतलब T2 प्लस T2, दोनों T2 मिलके किन दोनों को बैलेंस करेंगे, इन दोनों को, मास ऑफ PG प्लस T1, तो ट्वाइस ऑफ T2 इज मास ऑफ पुली प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो T2 कितना हो जाएगा बेटा, आ गया। कई बार क्या होता है वो पुली का मास नहीं देती है ना, तो अगर इफ मासलेस पुली, अगर पुली मासलेस हो, जनरली 90% क्वेश्चन में तो वो पुली का मास देती ही नहीं है, तो क्या करो इसको 0 मान लो, तो T2 क्या हो जाएगा 0 प्लस mg/2, मतलब कि mg/2, मतलब जितना आपने ब्लॉक लगाया उसका आधा ही टेंशन आया, जितना वेट आपने लगाया उसका आधा ही टेंशन आएगा ऊपर वाली रस्सियों पे, है ना। तो देखो जिस ब्लॉक का वेट mg था उसका आधा टेंशन आ रहा है ऊपर वाली रस्सियों में, क्योंकि ऐसे देखो ना, दो हिस्सों ने मिलकर के एक ब्लॉक को बैलेंस कर दिया, दो रस्सियों ने मिलकर एक को बैलेंस कर दिया mg को, तो लोड जो है वो दोनों पे डिवाइड हो गया। अगर एक रस्सी बांधते तो पूरा लोड mg उस अकेले एक हिस्से को मिलता, यहां पे हमने दो रस्सियां बांध के लोड डिवाइड कर दिया दोनों रस्सियों पे। ऐसे अगर तीन रस्सियां बांधते तो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता। जैसे मान लो हम यहां पे एक इस तरह से रस्सी बांधे, है ना, यहां देखना आप, है ना, अब देखो ये m, अब मैं मान लेता हूं इस रस्सी का टेंशन है T, इसका भी T और इसका भी T, तो देखो ये जो तीनों टेंशन T हैं वो मिलके किसको बैलेंस करेंगे, mg को। तो इस केस में 3T क्या हो जाएगा mg के इक्वल, तो T कितना हो जाएगा mg/3, मतलब हमने इस mg लोड को तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। तो इससे क्या होगा, रस्सी टूटने के चांस कम होंगे। मान लो रस्सी जो है, सोचो ये रस्सी अकेला हिस्सा mg वेट नहीं सहन कर पाता, तो हमने इस तरह से पुली सिस्टम बना के क्या करा, लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना, इन हिस्सों पे जो है वो केवल कितना लोड आएगा, mg/3 का ही आएगा, है ना। तो यहाँ तीन हिस्से थे, तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, चार हिस्से हो तो mg/4 हो जाएगा हर एक पे, पांच हिस्से हो तो mg/5 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। ये तो खैर अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो इस तरह से, और यहां पुली जो है वो मासलेस है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से तरीके से, अब देखो एग्जाम में तो इतना फास्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको देखो इतना सब कुछ किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना है मैं डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन बनाऊंगा, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता डायरेक्ट T2 लिखता और इधर mg लिखता, 2T2 = mg, डायरेक्ट इक्वेशन बन जाती है ना। पुली का वेट हो तो वो भी काउंट कर लेना, ओके। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, है ना। ध्यान से देखना, मैं वापस समझा रहा हूं, यहाँ T1 जो है वो इस mg को बैलेंस करेगा, यहाँ दोनों T2 मिलके mpg पुली के वेट और T1 को बैलेंस करेंगे ना। तो बस ये इक्वेशंस काम की होती है ना, इक्वेशंस बन जाए तो क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आती, ओके बच्चों। बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको देखो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए है ना, एक 10 kg का और एक 5 kg का, इनको हमने एक मासलेस रस्सी से, मासलेस पुली से बांध दिया, है ना। अब आपको बताना है रस्सी का टेंशन। देखो रस्सियां पहले कितनी वो आइडेंटिफाई कर लेना, एक रस्सी तो ये है ना, और दूसरी रस्सी इधर। अब हमें इन रस्सियों में टेंशन बताना है, तो टेंशन कैसे पता करें, देखो टेंशन पता करने की एक्सेलरेशन भी बताना है और टेंशन भी बताना है। देखो हमें पता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल मास के होते, जैसे इधर भी 10 किलो इधर भी 10 किलो, तो फिर कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे जाता, दोनों तरफ बराबर ऑब्जेक्ट है तो कोई भी नीचे नहीं जाएगा। लेकिन एक तरफ भारी ऑब्जेक्ट है एक तरफ हल्का ऑब्जेक्ट है, तो लॉजिक से सोचो भारी वाला ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ना, तो भारी वाला ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, हल्का वाला ऊपर जाएगा। तो भारी वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं a,
और हल्के वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतने से ही वो ऊपर जाएगा। तो उसका एक्सेलरेशन a ऊपर, इसका एक्सेलरेशन a नीचे, है ना। रस्सी का टेंशन में मान लेता हूँ t, इसका भी t। भाई एक ही रस्सी है ना, तो टेंशन थ्रू आउट सेम आएगा। इधर कौन सा फोर्स है चलाने वाला, देखो ये हो जाएगा m1g, ये हो जाएगा m2g, है ना। ये सब अपन को सोचना है। देखो ऐसे एग्जाम में ये चीजें बनी हुई नहीं आती, है ना। मैं आप ऐसा करना है, सॉल्यूशन के डायग्राम अलग बनाया करो, है ना। क्वेश्चंस के डायग्राम में कुछ मत किया करो, दोबारा से सिर्फ एक डायग्राम बनाओ, उसमें ये सारे फोर्सेस दिखाओ, है ना। तो देखो अब हमें पता चल गया कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें देखो ए के लिए देखो हमें पता है कि एफ नेट हमेशा क्या होता है, एफ नेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और एफ नेट का मतलब क्या होता है, चलाने वाला फोर्स में से रोकने वाले फोर्स को माइनस कर दो। तो देखो कुछ फोर्स चलाने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट को, फोर्स चलाने वाला माइनस फोर्स रोकने वाला इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ए के लिए देखना, इसके लिए इधर लग रहा है m1g 100, ऊपर लग रहा है t, एक्सेलरेशन है नीचे की ओर। तो बताओ चलाने वाला फोर्स कौन हुआ ए के लिए, जिधर एक्सेलरेशन है वो फोर्स चलाने का काम करता है, क्योंकि बड़े फोर्स की डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेशन आता है। दो फोर्स लग रहे हैं m1g और t, तो बड़ा कौन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देख के पता चलेगा, बड़ा 100 न्यूटन है तभी तो ऑब्जेक्ट 100 न्यूटन की तरफ आया। तो इस केस में चलाने वाला कौन है, m1g माइनस t इज m1 इंटू ए। तो देखो क्या हो जाएगा, 100 माइनस टी बराबर 10 इंटू ए, पहली इक्वेशन, है ना। फिर देखो दूसरे ऑब्जेक्ट को देखना, m2 जो ऑब्जेक्ट है, ये तो था m1 ऑब्जेक्ट, ये m2 ऑब्जेक्ट, है ना। अब m2 ऑब्जेक्ट जो है उसको ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है m2g, लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो ऊपर की ओर है ना। अब देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देख के बताओ इसके लिए बड़ा फोर्स कौन है, t या m2g, t। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है ना, अभी तो समझाया था एक्सेलरेशन हमेशा बड़े फोर्स की तरफ आता है। तो इसके लिए चलाने वाला फोर्स कौन है, t माइनस m2g, t माइनस m2g कितना हो जाएगा अब इस केस में, 550, ये हो जाएगा 5 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। तो अब इस केस में बाय, देखो हमारे पास कितने अननोन है बेटा, दो अननोन t और a, जितने अननोन उतनी इक्वेशंस, है ना। तो बाय 1 एंड 2 हम क्या बता कर सकते हैं इसमें, 100 माइनस टी इज, देखो 1 एंड 2 को अपन ऐसा करते जोड़ देते हैं ना, तो बाई 1 प्लस 2, तो कैसे जोड़ेंगे, 100 माइनस टी प्लस टी माइनस ऑफ 50 बराबर 10a प्लस 5a, टी से टी खत्म, 50 बराबर 15a, एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/3, इसको हम g/3 भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हो गया g/3। अब किसी भी एक में वैल्यू पुट कर दो, सो माइनस टी 10 इंटू 10/3, तो t कितना हो जाएगा 300, 200/3 न्यूटन। ये आ गया टेंशन और एक्सेलरेशन। तो देखो बच्चों इस तरह से आपको इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। ध्यान रखना हमें जितने अननोन हैं उतनी इक्वेशंस बनानी होगी। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दो ब्लॉक थे, है ना, एक पे टेंशन, दोनों पे टेंशन ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, लेकिन एक के लिए टेंशन चलाने का काम कर रहा है, किसके लिए, बी के लिए। रोकने का काम किसके लिए कर रहा है, ए के लिए, क्योंकि उसके लिए वेट ज़्यादा है ना। तो टेंशन एक को चला रहा है और दूसरे को रोक रहा है ना। इस तरह से भारी ब्लॉक नीचे आएगा 10 kg का, हल्का ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा।
ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन में देखो ए और बी दो ब्लॉक है 3 kg 2 kg के 50 न्यूटन फोर्स से चला रहे हैं, बीच में हमने एक रस्सी लगा दी, इस तरह से दोनों को जोड़ दिया। सेम लैंग्वेज, टेंशन बताना और एक्सेलरेशन बताना है। अब ये देखो जब फोर्स रस्सी से खींच रहा है, जैसे मान लो ट्रेन के डिब्बे जुड़े थे ना, पहला इंजन होता है, पीछे एक पहला डिब्बा होता है, फिर दूसरा डिब्बा, तो दोनों डिब्बे बीच में एक लिंक होता है ना, उससे तो जुड़े होते हैं। तो ट्रेन का इंजन सबको खींचता है पीछे से, है ना। तो इसका मतलब ये मान लो कि 2 डिब्बों वाली ट्रेन है बस, ये इसका इंजन और ये पीछे एक डिब्बा। तो अब देखो इंजन फोर्स लगाता है, अब यहां चलो ये तो ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स लगा के खींचा, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना आएगा। लॉजिक से सोचो, ट्रेन के डिब्बों का एक्सेलरेशन आपस में सेम होता है, अलग अलग होता है। जैसे ट्रेन का इंजन जितना एक्सेलरेशन देगा वो इंजन को खुद को भी मिलेगा और लास्ट वाले डिब्बे को भी मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि लास्ट वाला डिब्बा जो है वो कम एक्सेलरेट होता हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि ट्रेन का इंजन पहले पहुंच गया और लास्ट वाला डिब्बा 1 घंटे बाद आ रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। सब चीज एक साथ ही आती है ना ट्रेन में। तो इसका मतलब हर एक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। तो इसका मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो दोनों के लिए सेम होगा ना। अब देखो एक्सेलरेशन बताने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप अलग अलग तो कर ही सकते हो, जैसे पिछली बार मैंने 2 इक्वेशंस बनाई थी। चलो मैं वैसे ही करता हूं अभी। टेंशन रस्सी में इस तरह से आएगा ना। अब चलो ए के लिए देखो, ए के लिए चलाने का काम कौन कर रहा है, केवल टेंशन, है ना। बी के लिए देखो चलाने का काम कौन कर रहा है, बी के लिए चलाने का काम कर रहा है फोर्स, तो F माइनस टी इज 2 इंटू ए, 50 माइनस टी इज 2 इंटू ए, दूसरी इक्वेशन, है ना। चलाने वाला माइनस रोकने वाला, ऐसे तो लिखते हैं। वापस देखो 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व कर लूं तो 1 प्लस 2 50 इज 2 प्लस 3a, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10, और बाई 1 वैल्यू डालोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, टेंशन इज 3 इंटू 10 30। देखो कितना आसान हो गया, है ना। अपन को डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है। चलाने वाला फोर्स बी, ए ब्लॉक के लिए कौन है, केवल टेंशन। बी ब्लॉक को चलाने का काम कौन कर रहा है, फोर्स, लेकिन टेंशन रोकने का काम भी तो कर रहा है। तो 50 माइनस टी, है ना। इस तरीके से हो गया ना। अब आप एक्सेलरेशन बताने के लिए, पता है, केवल अगर एक्सेलरेशन बताना हो ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, ये तो इसका मेथड 1 मान लो। एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट क्या करो, F नेट एक्सटर्नल, हमेशा नेट एक्सटर्नल फोर्स देखा जाता है, डिवाइड बाई M नेट। देखो इन दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लूं तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स है ना, बाहर से कौन लग रहा है, केवल 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, टोटल मास कितना है 3 प्लस 2, 50 बाई 5, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन, है ना। और 10 ही वहां आया था। तो आप चाहो तो 2 इक्वेशन सॉल्व करके कर सकते हो, सिंपल एफ नेट से कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये अपना एक और क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों इस तरह से अपना ये टेंशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है ना।